बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कौन कहता है खान साहब को सियासत नहीं आती? सियासत तो उनकी घुट्टी में पड़ी है। जो 2.5 साल की कारकर्दगी को वजीरों पर डालकर पतली गली से निकल जाए, खुद बरीउज़्जुमा हो जाए, उससे ज्यादा होशियार कौन होगा? काबिलियत और अहलियत पर सवाल तो पहले दिन से है, लेकिन होशियारी और चालाकी में खान साहब का कोई जवाब नहीं है, जो बड़ी मासूमियत से ये कहते पाए जा रहे हैं कि तैयारी के बगैर हुकूमत नहीं लेना चाहिए थी, जबकि पूरी कौम को ये गोली दी गई थी कि खान साहब 22 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली लेकर आएंगे। तो क्या ये जद्दोजहद सिर्फ वजीर आजम बनने के लिए थी? खान साहब ने अपनी वजारत उज़्मा के शौक में चलती चलाती हुकूमत गिरा दी, मईशत का सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश करने के बाद अब वो ये कहते हैं कि बगैर तैयारी के हुकूमत नहीं लेना चाहिए थी। अल्फाज पर अगर गौर किया जाए तो खान साहब ये भी मान रहे हैं कि खान साहब ने हुकूमत सिर्फ अवाम के वोटों से हासिल नहीं की, बल्कि उन्हें हुकूमत दी गई है। तो वो मुआशी फीसागोरस जो साबका हुकूमतों के गुनाह गिनवाते नहीं थकते थे, झूठ बोलते हुए उनके माथे पर एक शिकन नहीं आती थी, जो सर पकड़े बैठे थे, कौम को रोज बताते थे कि हम बर्बाद हो चुके हैं, मईशत वेंटिलेटर पे जा चुकी है, 5.8 जीडीपी के साथ भी हमारी तरक्की के कोई आसार नहीं है, ज़र मुबादला बिल्कुल नहीं है, खजाना खाली पड़ा हुआ है, हुकूमतें लूट कर खा चुकी हैं। ये सब वो लोग थे जिन्होंने खान साहब के गले में जबरदस्ती हुकूमत का ढोल डाल दिया। अब वो बजाते फिर रहे हैं और 2.5-3 साल गुजारने के बाद वज़रा से कह रहे हैं कि अब कारकर्दगी दिखाना होगी। तो सवाल ये है कि जो अब तक अवाम को दिखाया गया, क्या वो कारकर्दगी नहीं है? हाँ साहब तो ये दावे करते फिर रहे हैं कि हमने मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल लिया है। अगर वाकई हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया होता, मुआशी बहरान से निकाल लिया होता, तो फिर खान साहब को चाहिए था अपने वज़रा को मुबारकबाद देते, उन्हें शाबाश देते। लेकिन शाबाश देने की बजाय अगर खराब कारकर्दगी का रोना रोया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने यह तस्लीम कर लिया है कि वो नाकाम हो चुकी है, लेकिन उन्हें जबरदस्ती चलाने की कोशिश की जा रही है। तो यह भी अपनी जगह एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि वो लोग जो खुद से ये मान रहे हैं कि उनसे पिछले 2-2.5 साल में हुकूमत नहीं चलाई गई और पिछले 2.25-3 साल के अरसे में उन्होंने सीखा कुछ नहीं, यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने के सिवा कारकर्दगी कुछ नहीं है, तो फिर अगले 2.25 साल में अवाम के साथ क्या होगा, इस मुल्क के साथ क्या होगा, मईशत के साथ क्या होगा, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। खान साहब ने सिर्फ 2.5 साल बाद नारा मार दिया है कि जागते रहना, साढ़े रहना, जबकि बहुत से दर्दमंद पहले दिन से कह रहे हैं कि जागते रहना, एड़ते न रहना। अब लोगों ने खान साहब की इस तकरीर का मतलब जो उन्होंने वज़रा की कारकर्दगी अपनी हुकूमत के हवाले से की, उसका जिसने जो भी मतलब निकालना है वो निकाले, मगर बैनुल सतूर में तो ये बात समझ में आ रही है कि खान साहब तैयार नहीं थे, लेकिन हुकूमत जबरदस्ती उनके सर पर मुसल्लत कर दी गई। चूंकि वो वज़ीर आज़म बनने की शदीद ख्वाहिश रखते थे, तो इसी ख्वाहिश के तहत उन्होंने हर चीज को बिल्डोज कर दिया और अपना हदफ हासिल कर लिया। लेकिन अब उन्हें आटे दाल का भाव समझ में आ गया है, और यह बात भी कि वो लाए गए हैं, खुद से आते तो तैयारी करके आते। तो बहुत से तजिया निगार और मुबस्सिरीन ये समझ रहे हैं, अब बहुत से लोग इस बात का गिला शिकवा कर रहे हैं कि खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले ये दावा किया था कि उनकी बहुत बड़ी तैयारी है, और अब वो इस मामले पर 380 डिग्री का बहुत बड़ा यू टर्न लेकर सारा मलबा अपनी टीम पर डाल चुके हैं, जिसके बारे में फरमाया करते थे कि बड़ी जबरदस्त टीम है और टीम ने पूरी तैयारी कर रखी है। तो 2.5 साल बाद कौम को बड़ी मासूमियत से यह बता दिया गया है कि तैयारी शहरी कोई नहीं। खान साहब ने भी यह फरमाया था कि बाहर से वो जो कुछ देख रहे थे, अंदर इसके हालात बिल्कुल मुख्तलिफ निकले। तो इस बात की तय में भी कई बातें मौजूद हैं कि शायर ये कहना चाहता है कि हुकूमत से बाहर बैठकर जो भी दिखाई दे रहा था वो उसकी बुनियाद पर हमने इल्जामात लगाए और वो इल्जामात महज मफरूजों की बुनियाद पर लगाते रहे।
हकायक से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। हकायक वो थे जो हुकूमत संभालने के बाद पता चला, और इनके वो सब अंदाजे गलत थे। लेकिन ये बात वो मानेंगे नहीं कि जिन पर करप्शन के इल्जाम लगाते थे, और वो इल्जाम भी महज इल्जाम थे, क्योंकि इक्तिदार में आने के बाद अगर शवाहिद मिले होते तो जिन लोगों को करप्ट करार दिया था वो सजाएं भुगत रहे होते, और जिस करप्शन की बात वो करते थे वो भी महज प्रोपेगेंडा था, जो अगर ना किया जाए तो फिर सियासतदान हीरो बन जाते हैं। इसलिए जो भी हीरो बनता है उसे इल्जाम लगाकर जीरो कर दिया जाता है। तो खान साहब ने जो वादे किए कबल अज वक्त वजारत उज़्मा और बाद अज बसियार खोरी, इस पर बहुत लोगों ने बहुत तफसील तजिए किए हैं, तो उनमें से बहुत सी बातें याद दहानी के लिए पेश खिदमत है। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए। उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह उनको ब्रीफिंग्स देनी चाहिए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब गवर्नमेंट आई तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे, 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। कोई मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है। हमें पूरा पता है किधर जा रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या टीम मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। मेरी टीम के अंदर कई पुराने होंगे, अक्सरियत इस कौम के नौजवान और नए लोग होंगे इस पार्टी के अंदर। टीम सिलेक्ट करनी मुझे आती है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा। मेरा ये चैलेंज है आपको। जो टीम मैं सिलेक्ट करूंगा वो एक नया पाकिस्तान बनाएगी, और दूसरा वो मैच विनिंग टीम होगी। 200 लोग हमें चाहिए, आप यकीन करें 200 लोग आपके अहम ओहदों पे बैठ गए, आप देखें कितनी तेजी से ये मुल्क चेंज होता है। तहरीक इंसाफ की वो टीम बना रहा हूं जिसमें मेरे खिलाड़ी ऊपर वो आएंगे जो मेरी मुल्क के लिए खेलेंगे, अपनी जात के लिए नहीं खेलेंगे, अपनी कौम के लिए खेलेंगे। और एक तरफ तो खान साहब अपनी कारकर्दगी पर आंसू बहा रहे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत इस बात की भी उम्मीद कर रही है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, और पीपल्स पार्टी बाई इलेक्शन लड़ने जा रही है, जिसकी वजह से हुकूमती हल्के ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले से बैकआउट कर जाएगी। कुछ हुकूमती हल्के ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में डील की कोई तलाश कर रही है, और कहीं ना कहीं डील हो चुकी है। तो लगता यूं है कि हुकूमत ने सारी उम्मीदें पीपल्स पार्टी से वाबस्ता कर ली हैं, यानी खान साहब के इक़्तिदार से बचने की, खान साहब के इक़्तिदार के बचने की वाहिद उम्मीद पीपल्स पार्टी बन गई है। यानी पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफा ना दे तो फिर हुकूमत को घर नहीं भेजा जा सकेगा। तो खुदा की शान है, जिस जमात और जिस खानदान पर खान साहब ने करप्शन के दर्जनों इल्जाम लगाए, बेबहा इल्जाम लगाए, करप्शन किंग करार दिया, सबसे बड़ा चोर डाकू करार दिया, सिंध हुकूमत को आज भी फेडरल गवर्नमेंट बुरा भला कहती है और उनके खिलाफ एक लंबी चार्जशीट लेकर चलती है। तो जिनको चोर डाकू करार देकर सियासत चमकाई गई, आज उसी जमात पर हुक्मरान जमात के इक़्तिदार का इन्हिसार हो रहा है, यानी कि वो खान साहब को बचा लेंगे, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी, सिंध असेंबली नहीं तोड़ेगी, तो सेनेट इलेक्शन हो जाएगा, और ख्याल ये किया जा रहा है कि अगर सेनेट का इलेक्शन हो गया तो हुकूमत बच जाएगी। तो बहुत से हल्कों में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले से पीछे हट चुकी है। हालांकि पीपल्स पार्टी ने इस बात का कोई ना ऐलान किया है, ना ऐसा कोई तासुर दिया है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे, लेकिन हुकूमत ये तासुर दे रही है कि पीपल्स पार्टी जोड़ तोड़ कर लेगी और खान साहब को एनआरओ दे देगी, हुकूमत बच जाएगी। और खान साहब जो दूसरों को एनआरओ न देने का बार बार ऐलान करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी से जोड़ तोड़ करके एनआरओ ले रहे हैं, तो इसे कहते हैं असली एनआरओ। और ये वही दे सकता है जिसके पास देने की ताकत हो। हुक्मरान जमात का गुमान ये है कि वो ये एनआरओ ले चुके हैं। अब हुकूमत का हाल ये है कि उसे बेसाखियों की जरूरत पड़ गई है। एक तरफ कारकर्दगी नजर नहीं आती और दूसरी तरफ कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो खुद को बचाने के लिए दूसरों के सहारे भी तलाश किए जा रहे हैं। अपना इक़्तिदार बचाने के लिए वो जो चोर रास्तों की मुखालफत किया करते थे, दूसरों को ताने देते थे, अब वो खुद चोर रास्ते तलाश करते फिर रहे हैं। तो ये रास्ते भी अपोजिशन से निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर बार वैसा नहीं होता जैसा सोचा जा रहा।
हो सकता है इस बार हुकूमत के साथ हाथ हो जाए और फिर हुक्मरान ये कहते फिरे कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। और पीडीएम ने अपनी तहरीक का अगला मरहला शुरू कर दिया है। पीडीएम रैलियां निकाली है। मर्दान में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिस रैली से मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब किया। पीडीएम जलसों का मरहला मुकम्मल कर चुकी है और 31 दिसंबर तक इस्तीफे जमा करिए। लेकिन इस दौरान रैलियों का सिलसिला जो मुख्तलिफ शहरों में निकाली जा रही है। मुल्तान में बहुत बड़ी रैली से मरियम नवाज ने खिताब किया। जिस नाकामी, नाअहली के खिलाफ, नालायकी के खिलाफ आपने एहतजाज करना था, मैंने एहतजाज करना था, उसी नालायकी और उसी नाअहली का एतराफ इमरान खान ने कल खुद टीवी पे किया। तो तुम आज मर्दान की आवाम को ये जवाब दो कि तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी? क्या नाम है उस नालायक और नाअहल का जो 2.5 साल 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलने के बाद कहता है मुझे हुकूमत चलानी नहीं आती। 1 करोड़ नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त जो तुम्हारे पर माल खर्च करते हैं उनको बाहर से ला कर नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। पुलिस के इस्लाहात की तुम्हारी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने बहनोई को प्लॉट का कब्जा दिलाने के लिए पूरी पुलिस को उथल पुथल करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। और ये सिलेक्टेड इमरान खान 12 लाख रुपए का जुर्माना देकर अपने जाली एनओसी के बावजूद इस बनी गाला के 300 केनाल के घर को रेगुलराइज करा के बैठ गया। तो लोग ढूंढ रहे हैं, मर्दान के अवाम हाथ उठा के बताओ कि आप लोग भी ढूंढ रहे हो ना कि साकिब निसार का सादिक और अमीन कहां है? यहाँ पे लेके ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ है, मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। वज़ीर-ए-आज़म जब भी बयान देते हैं और उस बयान में कोई ऐसी बात होती है जिस पर मीडिया या उनके मुखालफीन तनकीद करते हैं, तो फिर उनका हमायती मीडिया मैदान में आता है और उनको कवर अप करने की कोशिश करता है। तो देखते हैं कि इस दफा जो खास साहब ने बयान दिया अपनी कारकर्दगी के हवाले से, उस पर काशिफ अब्बासी उसे कैसे जस्टिफाई करते हैं। सो तैयारी थी, आपको याद होगा बहुत सारा कुछ कहा था, लेकिन ये सिर्फ इस हुकूमत का मसला नहीं है, इससे पिछली हुकूमत भी मियां साहब की इलेक्शन कैंपेन 2013 के इलेक्शन की उसमें वो कहते थे कि हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं। जरा सुनिए क्या कहा था मियां साहब ने। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास अल्लाह के फजल करम से एक टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है। पहले दिन जाके मैं ये ब्रीफिंग नहीं लूंगा कि कौन कौन से महकमे इतने अखराजात उनके बढ़ गए हैं तो उनको कैसे कम किया जाए। हमें पता है कहाँ बढ़ गए हैं, कैसे कम करना वो भी हमें पता है अल्लाह के फजल करम से। और बाद में मियां साहब जब हुकूमत बन गई, वजीर आजम बन गए, तो तब उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुन लें। हुकूमत संभालने के बाद मामलात को करीब से देखने का मौका मिला तो मालूम हुआ कि हालात मेरे अंदाजों से कहीं ज्यादा खराब हैं। पॉलिसियों के नतीजे में जो पाकिस्तान का हाल हो चुका था उसको ठीक करने के लिए भी एक वक्त दरकार था। 3.5 साल हमारी हुकूमत को हो गए हैं, आज तक हम ठीक करने में लगे हुए हैं और हम भी बड़े तजब्दुक का शिकार थे कि हम अब क्या करें, कैसे करें, कर भी सकते हैं नहीं कर सकते। हमारा एजेंडा जो है वो अगर 10-20 साल मिल जाए तो पाकिस्तान की हाँ साहब ने तो 2-2.5 साल बाद ही आंसू बहाने शुरू कर दिए हैं, जबकि नवाज शरीफ 3.5 साल हुकूमत करने के बाद भी ये कह रहे थे कि वो ठीक करके दम लेंगे, इसके लिए इन्हें और वक्त मिले तो वो सब कुछ ठीक करके जाएंगे। जबकि खान साहब ने तो 2.5 साल बाद ही हाथ खड़े कर दिए कि हमसे कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो नवाज शरीफ और इमरान खान के बयानात में बहुत फर्क है। बेशक ये बयान चलाए गए हैं कॉम्पनसेट करने के लिए, लेकिन नवाज शरीफ ये नहीं कह रहे कि हम तैयारी के बगैर आए हैं, हमें तैयारी के साथ आना चाहिए था
और बगैर तैयारी की हुकूमत नहीं लेना चाहिए थी। ना ही नवाज शरीफ ये कहते पाएंगे कि हमें समझ ही नहीं आ रही, यानी 1.5-2 साल तक हमें समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। तो खान साहब ने तो ये माना कि बगैर तैयारी की हुकूमत लेना नहीं चाहिए थी, जबकि नवाज शरीफ ये नहीं कह रहे थे। नवाज शरीफ इसके बरक्स कह रहे थे कि मसाइल है, उनके अंदाजे से ज्यादा है तो वो ठीक करके जाएंगे। ना ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी किसी वजीर पर डाली, ना ही वज़रा को डांटा डपटा, ना ही किसी और के गले में डोल बांधने की कोशिश की। तो जिस तरह खान साहब ने अपनी जिम्मेदारी टीम पर डाल दी है कि वो नालायक है, खान साहब को सब कुछ आता था लेकिन टीम अच्छी नहीं मिली। तो हर हुकूमत ये चाहती है कि अपनी पॉलिसियों को लॉन्ग टर्म लेकर चले, लेकिन कोई पॉलिसी होना तो चाहिए। जिसकी पॉलिसी होती है वो ये भी चाहता है कि वो तसलसल से काम करे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये रवायत नहीं है। जितनी मेहनत से हम किसी को लेकर आते हैं, उससे ज्यादा मेहनत से उसे घर भेजने पर भी लग जाते हैं। और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान गुफ्तगू कर रहे हैं हामिद मीर के साथ। दो हम सवाल उनसे पूछे गए हैं, एक तो नैब ने उन्हें तलब किया है तो क्या वो जाएंगे, और दूसरा सवाल ये है मौलाना शिरानी के हवाले से, जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर बहुत क्रिटिसिज्म किया और पीडीएम के मामले में यानी मौलाना फजलुर रहमान के नजरियात से इख्तलाफ किया। इसका जवाब दे रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, देखते क्या फरमाते हैं। 2-3 दफा गिरफ्तार किया, लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि अगर नैब आपको बुलाती है तो अगर आप बेगुनाह हैं तो आप जाएंगे नैब के पास? इसका मैंने अभी 2 पहलू से जायजा लेना है, एक सियासी हवाले से और उस पर जमात ने फैसला करना होगा कि जाना है। ये हमला शायद फजलुर रहमान पर नहीं है, हमारी जमात और हमारा कारकुन समझता है कि ये हमला जमीयत और उलमाए इस्लाम पर है, लिहाजा पेश एक फजलुर रहमान की नहीं होगी, फिर पूरी जमात की होगी। अच्छा, पूरी जमात जाएगी फिर नैब के दफ्तर? हमला ही पूरी जमात पे है ना जी। ठीक है। जब कारकुन मुझ पर एतमाद करता है, और आजकल किसी सतह पर कोई शिकायत जमात के हवाले से नहीं आई है, और वो मेरे इंतहाई करीब तर रहता है, मेरे घर को जानता है, मेरे पर्सनल जिंदगी को जानता है, मेरे उठने बैठने को जानता है, तो वो तो नाराज हुआ है। तो ऐसा नाराज हुआ है जैसे कि हर कारकुन पर उन्होंने हमला किया है। तो मौलाना साहब, ये जो आपके एक दरीना साथी हैं मौलाना शिरानी साहब, उन्होंने जो आपके बारे में गुफ्तगू की है, तो वो आपकी जात पर है या आपकी जमात पर है? देखिए, जात के हवाले से तो मैं सारी जिंदगी उनको बर्दाश्त करता रहा हूँ, और मेरे बुजुर्ग भी हैं, मैं उसका एहतराम भी करता रहा हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। पार्टियों में लोग आते हैं, सीनियर जो है वो ज़रा बेहतियाती भी करते हैं बोलने में, लेकिन अगर उनका ताल्लुक मेरी ज़ात से है तो मैं मुतहम्मिल, सब्र, बर्दाश्त, बड़े हैं बट ठीक है, कोई जवाब नहीं देना। जमाती हवाले से अगर कोई ऐसी बात की जाती है कि जिससे ये समझा जाए कि शायद उस पर गौर किया जाए, मुमकिन है हमें कमज़ोरी हो, इसकी इस्लाह की ज़रूरत है, तब भी बर्दाश्त कर ले आदमी। लेकिन अगर जमात के नज़रियात से हट जाए और जमात इमरान खान के मद्दे मुकाबिल महाज पर हो और मैदान जंग में हो, और उस वक्त आप ऐसी हुकूमत की हिमायत में बातें करें, जमीयत उलमा इस्लाम के मंशूर में फ़िलिस्तीनियों का, फ़िलिस्तीनी सरजमीन और हुकूमत की का हुसूल जो है उनके हक पे तस्लीम किया गया है, और उसकी हिमायत करने को जमाती अकीदा और नज़रिया करार दिया गया है। आज अगर उस नज़रिए से हट कर बात की जाती है तो फिर इसका नोटिस जमात ले रही है। देखिए, सवाल ये नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान नैब के सामने पेश होंगे या नहीं, इससे बड़ा सवाल ये है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान ने वाकई नैब के सामने पेश होने का इरादा कर लिया तो फिर क्या होगा। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान चाहे भी तो उन्हें कोई अकेले नैब जाने नहीं देगा, ताकि कोई उन्हें पकड़ के बिठा ले या नैब खुद चलकर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच जाए। तो लगता यूं कि नैब मौलाना फजलुर रहमान से आंख मचोली खेल रही है। तो मीडिया में तो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उनके सामने जाते हैं तो बिल्कुल हैंड्स अप। मीडिया को यह बताया जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान को अब नहीं छोड़ेंगे, और नैब पड़ गया मौलाना फजलुर रहमान को, लेकिन दूसरी तरफ ना कोई नोटिस ना कोई समन। तो इसका मतलब यही है कि महज वो कहते हैं दिल की तसल्ली को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो उस ख्याल से ही तकवीयत हासिल की जा रही है कि हमने मौलाना को पकड़ लिया है, पकड़ लेना है। तो उन्हें महज ज़हनी खौफ से दो चार किया जा रहा है, या क्योंकि नैब को डर ही है कि मौलाना को हाथ डाला तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। वो कल शेर रशीद भी फरमा चुके हैं कि मौलाना के पास बहुत बड़ी फोर्स है, मदरसे के तुलबा है। और दूसरी बात मौलाना शिरानी के हवाले से जो उनसे सवाल पूछा गया कि मौलाना शिरानी ने पार्टी से बगावत क्यों की,
तो मौलाना फजलुर रहमान बहुत ही संजीदा सियासतदान है और बहुत से लोग उन्हें सियासत का इमाम भी समझते हैं। वो चाहते तो मौलाना शिरानी के सवाल पर जवाब में दर्जनों इल्जाम लगा सकते थे। वो कह सकते थे कि मौलाना शिरानी उनसे जमात के अमीर का इलेक्शन हार गए थे, उन्हें इस बात का दुख है, या मौलाना शिरानी इस्लामी नजरियाती काउंसिल की चेयरमैनशिप लूज करने की तकलीफ में है, उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना कि वो हमारे बड़े हैं, ये सियासत के वो नॉर्म्स जो कि सियासतदानों में होने चाहिए कि इख्तलाफ के बावजूद आप एक दूसरे का एहतराम जरूर करते हैं। अब जो असल मसला है वो मौलाना ने कहा, बता दिया कि मौलाना शिरानी जमात के नजरिए के साथ नहीं है, तो इस बात से उन्होंने दरिया को खूजे में बंद कर दिया। मसला नजरिए का है, इख्तलाफ राय सबका हक है, मगर नजरिया असास होता है, असास पर कोई दो राय नहीं होती। अगर किसी जमात का नजरिया यह है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना, तो फिर पार्टी को या पार्टी के लोगों को उसको इंडोर्स करना पड़ता है। यह नहीं हो सकता कि आप पार्टी में बैठ के कुछ बात करें, मुखालिफिन की बगल में बैठकर कोई और बात करें। तो ये इस वजह से उन्होंने मौलाना अख्तर शिरानी के खिलाफ जो भी, या उन्होंने जो कहा, बल्कि मौलाना ने तो कहा ही नहीं, जो कुछ कहा शिरानी साहब ने कहा, या जो कह रहे हाफिज हुसैन अहमद कह रहे हैं, तो मौलाना उसके जवाब में जो उनका रवैया है वो एक बहुत ही बुर्दबार किस्म के सियासतदान का है, जो कि हम तवक्को रखते हैं। मेरी नजर में तो ये तमाम पॉलिटिशियन में होना चाहिए कि अगर खुद पे कोई बात आई है तो उसको बड़े ही एहतराम के साथ या इख्तलाफ राय होने के बावजूद उसको आप आराम से बयान कर दें कि जी हमारा नजरिया नहीं मिलता, बजाय इसके कि आप उससे किरदार कुशी करें, उन्हें बुरा भला कहे और उनकी वो कहते हैं ना पैदाइश से लेकर आखिर तक सब कच्चा चटा खोल कर उसकी जो बैशिंग की जाती है, ये सियासत के अंदर बहुत बुरा एक तर्ज अमल है जो कि बदकिस्मती से बड़ी बड़ी सियासत जीवातों में पाया जाता है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हाफिज हुसैन अहमद ने भी एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने भी बहुत इल्जाम लगाए हैं मौलाना फजलुर रहमान पे भी, नवाज शरीफ पे। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो उनको भी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं। हाफिज हुसैन अहमद JUI में उन्होंने बहुत ही इख्तिलाफ किया और वो पहले रहनुमा थे JUI के अंदर हालिया दिनों में जिन्होंने इख्तिलाफ किया, पार्टी उन्होंने हटाया। उनके भी कुछ इतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात है पार्टी के हवाले से, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, किसी और हवाले से, वो भी देखते हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब का, यकीनन नवाज शरीफ साहब जो है वो जनरल जिलानी के पैदावार हैं और इस तरीके से जनरल ज़िया-उल हक और पूरे सूरत हाल ऐसी है कि फ़ौज जिस अंदाज में उनको वो इदारे लेकर आए वो कौम के सामने मौजूद है। हाँ, अलबत्ता ये है कि क्या वो ज़िंदगी के इस हिस्से में आकर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गए थे, क्या उनको राय रास्त नज़र आ गई थी, क्या वो समझे थे कि जमहूरियत वाकई हमारे लिए बेहतर है बजाय इसके कि हम किसी जनरल के कंधों पर या इदारों के कंधों पे आ जाए। तो उन्होंने जो कहा कि मैं बदल गया हूं और वोट को इज्जत दो, मेरा जवाब जो है इसमें नफ़ी में है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब बदल गए थे और अगर नवाज शरीफ साहब जो है ज़िया-उल हक के बाद भी उन्होंने इसी जगह को कायम रखा और अगर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से भी नवाज शरीफ साहब जो है वो डील करके 10 साल के लिए जो है मुआहदा करके चले गए और अगर उसके आने के बाद वाकई उन्होंने राय रास्त को पकड़ा था और वोट के हवाले से बात करते थे और कहने लगे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे लिए जो है वो इस अंदाज में जो है ना मुदाखलत न करे, फिर कौम को ये जवाब दे दे कि जब हमसे वादा हुआ था फिर बाजवा साहब को वोट किस खुशी में दी गई, फैटफ के हवाले से किस खुशी में बात की गई। तो मैं समझता हूँ कि 11 महीने किस खुशी में वो खामोश बैठे रहे और अपने उस जो बीमारी के हवाले से एक ड्रामा खेला था 11 महीने तक, उस ड्रामे को किस अंदाज में किस किस के जरिए बैन अक़वामी और कौमी इस्टेब्लिशमेंट के जरिए उसको पहुंचाया गया।
देखिए, हाफिज हुसैन अहमद साहब को अगर ये इतराज है कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं या उनके करीब रहे हैं और अब वो खिलाफ क्यों हो गए हैं, तो ये बात तो खुद JUI के बारे में भी कही जाती है कि JUI एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रही है और उस वक्त करीब रही है जब हाफिज हुसैन अहमद उसका बहुत ही बड़ा और नुमाया हिस्सा थे। तो सभी जमातें किसी ना किसी वक्त एस्टेब्लिशमेंट के करीब रही है। और एस्टेब्लिशमेंट कौन सा मुल्क दुश्मन है या दूसरे मुल्क की है? एस्टेब्लिशमेंट हमारी है। एस्टेब्लिशमेंट से सियासी जमातों की कुर्बतें और फासले हमेशा होते रहते हैं, नुक्ता नजर में इख्तलाफ होता है, पॉलिसी में इख्तलाफ होता है। अब पता नहीं हाफिज हुसैन साहब को इस बात पर इतराज है कि मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ के साथ मिलकर क्यों तहरीक चला रहे हैं, या इस बात पर इतराज है कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों हो गए हैं। तो वो तो मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, बल्कि वो तमाम जमातें हैं। और उसकी वजह है वो तमाम जमातें समझती है कि खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है और उन्हें लाने के लिए दुरुस्त रास्ता इख्तियार नहीं किया गया, इलेक्शन मैनिपुलेट किया गया। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक मौकफ है। हाफिज साहब बहुत मकबूल सियासतदान है, जुमलेबाजी बहुत अच्छी करती है, हमें पसंद है। JUI के बहुत सीनियर रहनुमा समझे जाते हैं। और पिछले धरने में तो वो मौलाना फजलुर रहमान के जबरदस्त वकील थे, यानी धरनों में जो शख्स वकालत करता हो, अभी 1 साल पहले की बात है, और अचानक वो फिर उसके खिलाफ हो जाए, तो इसी से समझा जाता है कि मामला क्या हुए हैं। जब मौलाना फजलुर रहमान एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रहने की बातें कर रहे थे, मुतालबात कर रहे थे, तो उस वक्त भी हाफिज हुसैन साहब उनके साथ खड़े थे और मौलाना फजलुर रहमान सबको ललकार रहे थे। उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी प्लेटफॉर्म पे मौजूद थी, इस तरह नहीं जैसे आज है, मगर थी जरूर। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना हाफिज हुसैन अहमद जो है वो भी कंफ्यूज हो गए हैं। उन्हें क्या पोजीशन लेनी चाहिए वो उन्हें खुद भी नहीं पता, चूंकि पार्टी ने उन्हें निकाला नवाज शरीफ पर तनकीद के इल्जाम में है, तो अब उनका काम ये है कि उनका फर्ज बन गया कि वो नवाज शरीफ को टारगेट करे और उनको बैशिंग करे। तो मुझे लगता है वैसे मुझे लगता है कि हाफिज हुसैन ज्यादा देर मौलाना फजलुर रहमान से या पार्टी से दूर रह सके, क्योंकि वो भी पार्टी का बहुत बड़ा एसेट समझे जाते हैं और मेरा ख्याल उन्हें पार्टी से निकाला भी नहीं गया, ना उन्हें ना शेरानी साहब को। तो ये सियासी जमातों में एक अच्छी बात है कि इख्तलाफ के बावजूद, खासकर JUI में, कि इख्तलाफ के बावजूद किसी को पार्टी से उस तरह नहीं निकाला गया जिस तरह बाकी सियासी जमातों में तो बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और एक मुहावरा है कि सर मुड़ाते ही औले पड़े, लेकिन हमारे यहाँ ये मुहावरा उलट हो गया। हमारे यहाँ सर मुड़ाते ही बिजली महंगी हो जाती है, यानी बिजली हर 2-4 दिन बाद जैसे ही बात होती है पता चलता है बिजली कीमत बढ़ गई है। IMF के पास जाना है तो बिजली महंगी, IMF के पास नहीं जाना तो बिजली महंगी। अब नेपरा ने भी बिजली ₹1.52 महंगी करने की दरखास्त कर दी है और अक्टूबर-नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मदद में ये इजाफा करने की दरखास्त की गई है। नवंबर के लिए बिजली कीमत में 95 पैसे फी यूनिट और अक्टूबर के लिए बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त की गई है। यानी अगर अगले बिजली के बिल आएंगे तो ये पैसे लग के आएंगे, अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो बिजली की तकसीमकार कंपनियों को मजबूरी तौर पर नवंबर में वो कहते हैं कि 7 अरब 23 करोड़ से ज्यादा बिजली फरोख्त की गई और फी यूनिट फ्यूल लागत ₹2.48 थी, जबकि फ्यूल लॉग क्या लिखा हुआ यार, फी यूनिट ₹2.48 मुकर्रर थी। जब दोबारा कर, नवंबर में बिजली की फी यूनिट फ्यूल लागत जो है ₹2.48 मुकर्रर की गई थी, जबकि पैदा की बिजली तो कॉस्ट जो आई है वो ₹3.44 आई है। जाहिर है गैस नहीं मिली होगी तो फर्नेस ऑयल पे चलेगी, जो बड़ा महंगा होता है। तो इस तरह बिजली की मजबूरी पैदावारी लागत 25 अरब 59 करोड़ लागत रही है और इस दरखास्त पर 30 दिसंबर को इस्लामाबाद में फैसला होगा। इसमें कराची इलेक्टेड के लोग तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो लोग शामिल होंगे बाकी पूरा पाकिस्तान शामिल होगा। अब यहाँ पे जो बार बार बात हो रही है कि LNG वक्त पे खरीदी जाती तो उसके क्या फायदे होते, 2 नए टर्मिनल लगते और फिर बिजली की पैदावार करने में आपको गैस जो है वो मिल जाती, आपको फर्नेस ऑयल पे ना पैदा करनी पड़ती। अब फर्नेस ऑयल पे जो बिजली पैदा कर रही है जो प्राइवेट IPPs है, अगर उनको आप देखें तो उनमें वो लोग शामिल हैं जो हुकूमत के वो कहते हैं ना मदारुल महाम है, हुकूमत के करता धरता है। तो उन्होंने साल में कहीं ना कहीं अपनी वहां पे पैदावारी लागत बढ़ा के, यानी गैस की जगह फर्नेस ऑयल, उनके तो बिजली घर चलते ही फर्नेस ऑयल पे, गैस पे है ही नहीं, तो उन्होंने भी बिजली बेचनी है। तो वो साल में 2-4 महीने इस तरह बिजली बेच के और फी यूनिट पैसे बढ़ा के लोगों की जेब से निकलवा लेते हैं और हम जैसे गरीब सिर्फ दुहाइयां देते रहते हैं कि जनाब गैस अगर बर वक्त अरेंज कर लेते और बिजली सस्ती बनती तो कम से कम ये बिजली में इजाफा लग के नहीं आता। लेकिन चूंकि ये भी एक धंधा है, वो कहते हैं ना धंधा है पर गंदा है, तो बहुत सी जगहों पे इस तरह के धंधे चल रहे हैं जिनको खास अब माफिया कह के कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि
माफिया माफिया कर दी नहीं, मैं आप ही माफिया हुई। तो बिजली वाले भी बहुत बड़ा माफिया है। तो अगले जो महीने बिल आएंगे उनमें यानी जनवरी में जो बिल आएंगे उनमें ये सारा इजाफा लग के आएगा अगर ये एक्सेप्ट हो गया। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम खिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।